हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 में हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो कैसे करें तैयारी, उसमें आज हम भाग 2 पार्ट 2 प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि कल वाले में हमने जो भाग 1 था, पार्ट 1 था, उसमें हमने आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने अराइज किया था कि ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, उसका आंसर जो है हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस भाग में हम आपको सिलेबस जो है हिंदी में प्रेजेंट करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको जो बुक है, जो सोर्सेस है, उसको हिंदी में बताने का हम बताएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है, जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले कोई भी चीज है, जो एग्जाम है, उसके सिलेबस के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि क्या उसका सिलेबस है। जब तक हम सिलेबस को प्रॉपर तरीका से नहीं जानते हैं, तब तक हमारे लिए वो मुश्किल होता है। तो जो ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है, ये में सहायक कमांडेंट परीक्षा में सहायक कमांडेंट के पद के लिए निम्नलिखित के लिए लिखित परीक्षा तथा पाठ्य विवरण, ये जो आपका जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसके बारे में जो CAPF AC जो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन सहायक कमांडेंट का है, उसमें तो लिखित परीक्षा का योजना क्या है। तो देखो, दो पेपर है, एक आपका 250 अंक और एक 200 अंक। तो लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसमें दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 2 घंटे की अवधि तथा प्रश्न पत्र 2 जो है वो 3 घंटे की अवधि का होता है। आप अभी देखो, इनिशियली ऐसे 9:30 से आपका 2:30, ये 9:30 से 11:30 तक होता था। आजकल 10 से 12 हो रहा है, और फिर 2 से 5 हो रहा है। ठीक है, तो ये अब पेपर 1, इनफैक्ट देखा जाए तो दोनों को, जो यूपीएससी के नजर में एक तरह से दोनों जीएस ही है, ठीक है ना। सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता जो है, तो वो 250, इसमें आपका जो MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो है। यानी प्रश्न पत्र में बहुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के उत्तर होंगे, जिसमें प्रश्न पत्र हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होंगे। आपका हिंदी, देखो इसमें आपको कोई इशू नहीं है, इधर हिंदी में आप पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, वो तो बबल ही फिल करना है। तो बबल हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता, ऑब्वियसली है कि आप क्वेश्चन अपना हिंदी में आपका है तो हिंदी में पढ़ोगे, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, इसके बारे में ऑब्वियसली है और आपका डिटेल आगे होगा। प्रश्न पत्र 2 में है सामान्य अध्ययन, निबंध एवं अपठित गद्यांश यानी कंप्रीहेंशन। तो इस प्रश्न पत्र में जो है, उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिंदी में लिखने के विकल्प की अनुमति होगी, किंतु यानी सिर्फ निबंध जो है हिंदी या अंग्रेजी या हिंदी जिसमें भी लिख सकते हो, किंतु संक्षेपण लेखन, अपठित गद्यांश एवं अन्य संचार और भाषा कौशल केवल अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति होगी। यानी कि जो 120, ये 200 में से 120 मार्क्स जो है, 200 है इस पेपर, 80 मार्क्स आपका निबंध को है, ऐसे को है। तो आप निबंध सिर्फ है अंग्रेजी या हिंदी जिसमें आपको विकल्प है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, इन द सेंस कि वो आप जो है फॉर्म के टाइम पे ही, फॉर्म जब फिल कर रहे हो उसमें आप बताओगे कि हमें ऐसे हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, तो वो उसमें सिर्फ विकल्प है। और 120 मार्क्स के जो हैं, जो आपके RC हैं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, यानी कि ये जो आपके अपठित गद्यांश है, संक्षेपण लेखन है, जो यानी कि प्रेसी राइटिंग है, फिर आपका जो आर्गुमेंट राइटिंग है, ये सारे आपको इंग्लिश में ही करने पड़ते हैं। अब इसमें नोट है, यानी टिप्पणी का मतलब नोट है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न पत्र 2 के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आयोग के द्वारा अनुमत माध्यम से ही में ही लिखें। प्रश्न पत्र में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा, यानी नो क्रेडिट विल बी गिवन। तो देखो, जो आपका पेपर 2 है, तो पेपर 2 में क्या है कि 80 मार्क्स जो ऐसे निबंध जो है, उसमें सिर्फ आपको ये विकल्प दिया है उन्होंने कि आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी लिख सकते हो। तो उसको आपने प्रश्न पत्र में जो आपने फॉर्म भरा है, उसमें आपने यदि हिंदी लिखा है निबंध के लिए, तो आप हिंदी में लिखोगे। यदि आपने इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश में लिखोगे। यदि जो भाषा, लेकिन जो 120 120 नंबर का, 120 अंक का जो आपका इंग्लिश वाला है, तो उसको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखोगे, अदरवाइज कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। टिप्पणी 2 यानी नोट 2,
उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा। निबंध के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है। यानी कि जो आपका अलाउड मीडियम है वो उसके अलावे यदि आप लिखते हो, यदि उसके अलावे आप लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। नोट 3, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे, यानी कि जो क्वालिफाइंग मिनिमम होगा अभी जो है जो आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निश्चित किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है ना, पेपर 2 में देखोगे किसी टाइम में इनफैक्ट इसमें तो अभी लंबे समय तक जो है 50 मार्क्स एक तरह से रखा जाता है, यानी कि 25%। एक टाइम था कि जैसे 30% भी शायद था कुछ समय में, अर्ली टाइम में, लेकिन लंबे समय से अभी 25% मार्क्स यानी मिनिमम 50 मार्क्स लाना है। लेकिन एक सर्विस मैन वाले में देखो चेंज होते रहता है बीच बीच में। इस कारण से क्या है कि वो डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किए हैं और आयोग को जो उस अनुसार लगता है। लेकिन आपको पहले क्या होता है कि पहले आपको पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग जो इसमें है ना कि प्रश्न पत्र 1 का मूल्यांकन पहले किया जाएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र 1 है जो यानी पेपर 1 है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसको मशीन द्वारा आपका किया जाता है। तो प्रश्न पत्र 1 का मूल्यांकन पहले किया जाएगा और प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों का किया जाएगा जो प्रश्न पत्र 1 में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं। यानी कि पेपर 1 में यदि आप क्वालिफाई करते हो, देखो सिस्टम पहले क्या होता है कि पेपर 1 में पहले चेक कर लिया जाता है, सारे का कॉपी चेक किया जाता है। उसके बाद जैसे सपोज 200 सीट हम टोटल माने, 200 सीट्स है, तो यानी रिजल्ट इन जनरल क्या है, सपोज 1200 लोगों को देना है रिजल्ट या 1300 को देना है। अब 1300 को सिर्फ कॉपी चेक सेकंड नहीं करोगे, अब डिपेंड करता है कि यूपीएससी को पता है कि कम से कम इतने कैंडिडेट होते हैं जो हर साल, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाते, कोई 45 नंबर लाए, कोई 40 नंबर लाए, कोई 49 नंबर तक लेकर के आ गए और वो रह जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ये आयोग क्या करता है कि 1200 सपोज रिजल्ट देना है, तो सपोज 1400, 1500, 1600 या उसने कुछ लोग हैं उनके कॉपी चेक करते हैं। अब पेपर 1 का भी आपका, तो पेपर 1 का तो सबका चेक हुआ, अब पेपर 2 का भी चेक किया। अब उसमें से हाँ बहुत सारे होंगे जो 50 प्लस तो ले आए पेपर 2 में, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 का जो कट ऑफ है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका दोनों देखा जाता है। तो मान के चलो सपोज 2000 कॉपी चेक किया गया, अब वो देखा गया कि हाँ इतने में हमारा बन जा रहा है, तो उतने का मार्क्स दिया जाता है। तो पहले आप पेपर 1 में क्वालिफाई करोगे, फिर पेपर 2 का कॉपी चेक होगा। हाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं उनका कॉपी चेक किया जाता है जो एक्चुअल में क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब भी उनका पेपर 2 कॉपी चेक किया जाएगा, लेकिन उनका जो है वो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पेपर 1 में जो क्वालिफाई कर गया है मिनिमम, उसका जो है मार्क्स वो मिल जाएगा। अब जस्ट इमेजिन करो कि पेपर 1 का एक्चुअल कट ऑफ जो है वो सपोज 103 जाना है, थोड़ी देर के लिए मानो, लेकिन इनिशियली जो है 100 से ऊपर है उन सब का कॉपी पेपर 2 चेक हुआ, लेकिन मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे पेपर 2 का जिनका 103 जो फाइनल कट ऑफ उन्होंने पेपर 1 का डिसाइड किया है उससे ऊपर रहेगा, उसी का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टिप्पणी 4 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड यानी कि निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। तो आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं, यानी कि 4 मल्टीपल चॉइस आंसर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। जैसे आपका 2 मार्क्स है तो 2/3, इनफैक्ट एग्जैक्ट जो होता है कि 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे, अब जैसे इसको 0.33 ये करोगे तो 1/3, 1/3 को 0.33 करोगे तो 0.33 को गुणा करोगे तो 9, इनफैक्ट इसको 1/3 एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो 1/3 इसका मतलब 3 क्वेश्चन जब गलत करते हो तो 2 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। अब कोई उम्मीदवार जो है एक से अधिक आपने बबल फिल कर दिया तो इसे गलत माना जाएगा। यदि कोई दिया हुआ आपका आंसर सही भी है तब भी आपने एक से अधिक बबल फिल कर दिया तो वो आपका गलत माना जाता है। लेकिन आपने कुछ पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया तो कोई भी दंड आपको नहीं दिया जाएगा। अब ये जो है सिलेबस आपका इसमें है, तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, देखो एक चीज देखना कि जो
प्री स्टेज के एक तरह से जो सिविल सर्विसेज, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी है, उसमें सिलेबस को प्रॉपर बाइफरकेट नहीं किया गया है। लेकिन यदि आप मेंस सिविल सर्विसेज का देखो तो उसमें हर सब सेक्टर को प्रॉपर बाइफरकेट किया गया है। अब इसमें यही चीज होती है कि जो जीएस वाले होते हैं उसमें प्रॉपर बाइफरकेट नहीं किया जाता है, एक सामान्य रूप से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न पत्र में बहु विकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से होंगे, यानी कि ब्रॉड वे में दिया गया है। वो सेपरेट डिवीजन नहीं किया गया है कि साइंस है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री है तो इस चैप्टर से, नहीं, वो ओवरऑल दिए गए हैं। तो पहला है सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको जीएमए कहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये प्रश्न तार्किक विवेचना, यानी कि जो आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक लगा करके रीजनिंग, गणितीय अभिरुचि यानी मैथमेटिकल इंटरेस्ट सहित संख्यात्मक यानी न्यूमरेसी योग्यता एवं आंकड़े के निर्वचन के परीक्षण हेतु, यानी कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग होगा, मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट साइंस, जनरल साइंस। इसमें देखो, इसमें पहले आप देखोगे 2019 तक इसमें फिक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे इधर, लेकिन बीच में अब 2020 और 21 में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किए गए हैं, क्योंकि साइंस में कुछ मैथ वाले मैथमेटिकल क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस में है, तो देखो सामान्य जागरूकता, वैज्ञानिक प्रकृति, नए क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी यानी आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस आदि जैसे नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित वैज्ञानिक घटनाओं की दैनिक प्रेक्षण की समझ, परिज्ञान एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे। अब इसमें से और जो है करंट वगैरह, तो वो करंट का एक रहता है कि करंट में सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो देखो, एक तो सामान्य जो जागरूकता की, सूरज उग रहा है, डूब रहा है, जो आप देखते हो, यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप देखोगे बहुत सारे फेनोमेना जो हो रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, मृगमरीचिका से लेकर के जो आप देखते हो कि सूर्य में लालिमा या फिर चंद्रमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीजों के घटनाएं आपको जानने के। फिर जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल साइंस में हो रहा है, और बहुत सारे जो डे टू डे लाइफ में घट रहा है। अब है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि ये जो करेंट अफेयर्स है। तो इन प्रश्नों से संस्कृति यानी कि कल्चर, देखो स्पेसिफिक जैसे होता है ना, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कल्चर में हम क्या पढ़े, देखो प्रॉपर उन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो अभी जो हमने अभी देखोगे ये दिया था जो मेंटरशिप प्रोग्राम में जो टारगेट नंबर 13 था, उसमें हमने आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको बताया। तो आर्ट एंड कल्चर आपको 11th क्लास का पहले था, अब आज के डेट में 12th क्लास का बुक भी आ गया, तो 12th क्लास का वो 11th और 12th पढ़ोगे। अब संगीत है, कला है, साहित्य है, खेल, शासन, सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों, उद्योग, व्यवसाय, भूमंडलीकरण। अब ये लगेगा ना कि संस्कृति, तो संस्कृति के बेसिक्स भी आपको पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स में भी जो कुछ हो रहे हैं। संगीत, संगीत के बेसिक्स भी आपको जानने हैं, करंट में भी जो कुछ हो रहा है। कला साहित्य, उसके बेसिक्स भी जानने हैं। अब कबीर को भी जानना पड़ेगा, लेकिन अभी किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। खेल में पहले के भी रिकॉर्ड को आपको देखना पड़ेगा, वर्तमान में किसने मेडल जीता, किसने वर्ल्ड कप जीता, ओलंपिक में किसने मेडल लिया, ये सारे भी आपको जानने होंगे। अब फॉर एग्जांपल रसिया और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है तो उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय महत्व। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन अभी चल रहा है, तो वो सारी चीजों को, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव, जैसे व्यापक क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित उम्मीदवारों की जागे स्वरूपता का परीक्षण किया जाएगा, यानी कि कितने आप जागरूक हैं, जो घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं, या तो आपके कंट्री में या आपके आउटसाइड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारतीय राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इनफैक्ट जो आपका पॉलिटी है, यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमी, इसको एक साथ ये लोग रखते हैं। तो इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से देश के राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत के संविधान, सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन, भारत में आर्थिक विकास सहित इसके सूचकों, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों एवं मानवाधिकार के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। अब ये सारे टर्म्स जो है ब्रॉड वे में
बाइफरकेट प्रॉपर नहीं किया हुआ है, एग्रीगेट दिया हुआ है कि ये प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अब इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में आपको क्या है, भारत में आर्थिक विकास सहित इसके सूचक यानी क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, यानी कि जो आपका रीजनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज, ह्यूमन राइट्स, आपकी सारी चीजें आ जाती है। अब इतिहास देखो, जो भारत का इतिहास है, तो ये प्रश्न व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं के विषय से संबंधित होंगे। इनमें राष्ट्रवाद की प्रगति तथा स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र भी शामिल होंगे। अब देखो, अर्थव्यवस्था हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आर्थिक जो हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री है, कि यदि देखें, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी तो कुछ इकोनॉमिक सिस्टम था, अशोका के टाइम में भी तो कुछ इकोनॉमिक सिस्टम था, गुप्ता पीरियड में भी इकोनॉमिक सिस्टम था, हर्षवर्धन से लेकर के मुगल डायनेस्टी और अंग्रेजों के जो आर्थिक है, तो ये सारे पहलुओं को आर्थिक, वो जो कहते हैं ना, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। सो अर्थव्यवस्था है वो साम्राज्य का जो की माता है, यानी साम्राज्य का जो नींव पड़ता है वो अर्थव्यवस्था से ही। आप देख रहे हो, कोई भी मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत भेजता है, वहां शासन स्थापित करने के लिए नहीं, लूट करके लाने के लिए, कि लाओ, वो सिकंदर सानी बनना चाहता है, यानी कि सेकंड सिकंदर, सेकंड अलेक्जेंडर बनना चाहता है। आपके लिए अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत रहेगी। देखोगे पुराने टाइम में युद्ध हो रहा है तो टैक्स बढ़ा दिया जाता था, युद्ध का पैसा कहां से आएगा। नादिर शाह इतना इंडिया से लूटा कि 3 साल तक जो है वो ईरान में टैक्स फ्री करा दिया, पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जनता भी खुश है कि ठीक है अटैक करो। अब मान के चलो कि कोई कंट्री अटैक कर रहा है और दूसरे पे विजय प्राप्त करे और जनता को टैक्स ना देना पड़े, तो जनता तो बोलेगा क्या और अटैक करो, हमको मजा आएगा, कुछ हम लोग को और एक्स्ट्रा भी दे दो। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब देखो, ये प्रश्न भारत तथा विश्व से संबंधित भूगोल के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित होंगे। अब इस अनुसार देखो तो इसी में एक तरह से सारा चीज आपका आ जाता है, ये भौतिक, सामाजिक। अब सामाजिक देखोगे तो भूगोल किस ढंग से सोसाइटी को प्रभावित करता है, जो आर्थिक पहलू है विश्व में हो रहा, ये सारे चीजों को करना पड़ेगा, विश्व में भी और इंडिया के भी। देखो, भारत का स्पेसिफिक है और इंडिया का भी है, सॉरी भारत का भी है और वर्ल्ड का भी है, ठीक है। तो ये अब सेकंड पेपर जो है, तो सेकंड पेपर में सामान्य अध्ययन, निबंध और अपठित गद्यांश। अब इसमें भाग 1 तो ऑलरेडी है कि निबंध के प्रकार के प्रश्न जिनके उत्तर लंबे वर्णनात्मक रूप में हिंदी या अंग्रेजी में दिए जाने। पहले देखो 2000 मैंने बताया 2012 तक जो था वो 800 शब्द में एक ही ऐसे लिखना आता था। उसके पहले आप यदि देखोगे 2009, 2008, 2007, ये सब में क्या है, 600 वर्ड्स में एक ऐसे लिखने के लिए आता था। अब जो धीरे धीरे करके क्या है, आपका आज के डेट में 4 ऐसे लिखने के लिए 300 वर्ड का 4 कहता है। बीच में आपका 800, फिर पहले 600 था, ठीक है। तो कुल 80 मार्क्स के होंगे। अब हो सकता है इसमें देखो लंबे वर्णनात्मक रूप में हिंदी, इसका मतलब है कि यूपीएससी अपने पास ऑप्शन ये रख रही है कि कल के डेट में फिर हो सकता है आपसे एक ऐसे पूछा जाए या 2 ऐसे। इसने ये नहीं पूछा है कि हम कितने ऐसे पूछेंगे, ये फिक्स नहीं है। अब देखोगे कि सिविल सर्विसेज में 2 ऐसे अभी पूछे जा रहे हैं, बीच में एक ऐसे पूछे जाते थे, तो हो सकता है कल के डेट में ये चाहे यूपीएससी तो 2 ऐसे फिर से कर दे या एक ही कर सकता है। तो ऐसे के निर्देशात्मक विषय हैं, यानी कि इन शब्दों संबंधों से पूछा जा सकता है। आधुनिक भारतीय इतिहास, विशेषतया स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, सुरक्षा तथा मानवाधिकार मुद्दों की जानकारी तथा विश्लेषणात्मक योग्यताएं। अब ये देखो, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पेपर 1 में भी पढ़ने हैं। इसका मतलब क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत सारी चीजें कॉमन है, क्योंकि जो ऐसे वाला पार्ट है वो उससे, और इनफैक्ट इसमें भी जो पेपर 2 में देखोगे अपठित गद्यांश, इसमें सिर्फ इंग्लिश का खेल है, सारांश लेखन सिर्फ इंग्लिश का खेल है, अन्य संचार भाषा कौशल यानी कि जो आपका ग्रामर और ये सारी, अब जिनके उत्तर केवल अंग्रेजी में दिए जाने हैं 120 अंक के होंगे। इसके विषय हैं अपठित गद्यांश यानी आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारांश लेखन यानी प्रेसी राइटिंग, प्रतितर्क विकास यानी काउंटर आर्गुमेंट डेवलपमेंट। अब काउंटर आर्गुमेंट डेवलपमेंट तो ये भी देखो कुछ ना कुछ टॉपिक इसी सब से आएगा। फिर सामान्य व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के
अन्य पक्ष, और एक आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है। रिपोर्ट राइटिंग में भी देखोगे यही इसी से संबंधित जो टॉपिक आते हैं। तो ये आपके जो है सिलेबस है। सिलेबस में एक चीज देखोगे कि इन्होंने सेपरेट सेपरेट सारी चीजों को नहीं किए हुए हैं। तो अब आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है? आपका उत्तरदायित्व बनता है कि जो सेक्टर दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री दिया हुआ है, इतिहास आपका दिया हुआ है, तो इतिहास का आप एनसीईआरटी का एक तरह से स्टैंडर्ड क्या है, 6 से 12, 6वीं से 12वीं क्लास तक। लेकिन आप 6वीं से 12वीं सारा नहीं पढ़ोगे, तो प्रॉपर तरीका से आप करो कि 9वीं से 12वीं इतिहास, भूगोल हुआ 9वीं से 12वीं, अर्थव्यवस्था हुआ 9वीं से 12वीं, आपका राज व्यवस्था हुआ 9वीं से 12वीं, ठीक है। विज्ञान हुआ, विज्ञान आपको समझ में साइंस आ रहा है तो आप 9th 10th 11th 12th में कुछ लिमिटेड चैप्टर, तो ये सारे चीजों को करना है। हम सब्जेक्ट्स के जो बुक लिस्ट है, इसका जो डिस्कशन है, जो हम भाग 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 जो होगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चीजों को आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करो, जहां से आपको लगता है। एनसीईआरटी में सारी किताबें जो है वो फ्री उपलब्ध है। मैं समझता हूं कि ईमानदारी से आप सिर्फ एनसीईआरटी को प्रॉपर करें और न्यूज़पेपर एक डेली पढ़ें। एनसीईआरटी बेसिक मैं समझता हूं कोई किताब कोई ना करे तो उसकी भी गारंटी है कि एनसीईआरटी 6 क्लास से 12th क्लास तक जो आपके कौन कौन से साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये और थोड़ा सा सोसाइटी वाला पार्ट यदि आप कर सकते हैं, तो एक तरह सब में 6 से 12 तक नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स 9 क्लास से स्टार्ट होती है, तो या मेनली 9 से 12, ठीक है। 9 से 12 के लिए एनसीईआरटी, वन न्यूज़पेपर, कोई भी आप हिंदी के हो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम पढ़ते हो तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर सप्ताह में 2 दिन कम से कम पढ़ने का कोशिश करो हर हाल में, क्योंकि 120 नंबर है वो उसी से आएगा। अब फिर क्या है कि उसके बाद एक मंथली मैगजीन, इतना यदि कर लेते हो तो कोई दूसरा किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट वाले में। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिनको लगता है थोड़ा सा हमारा लेवल ठीक है, हम अच्छे पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप टेस्ट वगैरह लिखा करें। जब आप टेस्ट लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं। और टेस्ट के लिए ऑब्वियसली है, यदि आपके कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कोई सीनियर, कोई ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा कॉपी चेक करूंगा, तो आप उनसे चेक करवाओ। ये फ्री में आप उनसे चेक कराओ। पैसे भी नहीं वो लेंगे, वो आपको जितना सपोर्ट हो सकता है। यदि कोई नहीं होता है तो आप कुछ पे करोगे, ऑब्वियसली बात है, तो आप हमारे पास से चेक करवा सकते हो, या किसी भी, ये नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन आप राइट ट्रैक पे, यदि आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो करें। ओके, थैंक यू।